शादी हुई तो शौहर हफ्ते बाद मुझे हनीमून पर ले गया। रात हुई तो हम शंग्रीला होटल में ठहर गए। आधी रात को होटल का दरवाजा बजने लगा। दरवाज़ा खोला तो एक 12 साला लड़का खड़ा था। कहने लगा, मैडम बाहर डांसेस बहुत है, आज की रात अगर पना मिल जाए। मुझे तरस आया। इसको लाकर पास बेड पर सिल लिया। आँख खुली, होश अलिफा गए। जिसे बच्चा समझकर पास लेटा आ वो तो मुझ जैसे ख्वाब शायद बहुत सी लड़कियों के हों। शायद हर वो लड़की यही ख्वाब आंखों में सजाए अपने हजला अरूसी में बैठती थी जो मैंने सजाए थे कि शादी के चंद दिन बाद वो शौहर के हमरा हनीमून पर जाएगी। रूनुमाई की अंगूठी पहनाते हुए जब असद ने मुझे से ये कहा, हम चंद दिन बाद एबटाबाद के टूर पर जाएंगे और उसके बाद कश्मीर और मानसहरा भी, ये सुनकर तो मेरी आंखें ही चमक गई थी। मैंने आज तक कराची के बाहर कुछ नहीं देखा था, इसलिए मेरी एबटाबाद, इस्लामाबाद, मानसहर ओगरा जाना एक हुसैन ख्वाब जैसा था। 2 दिन मैंने हनीमून टूर के ही ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरी बुरी किस्मत के जिस दिन हमें जाना था, मेरी सास सरियों की गिरगी मेरे शौहर बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए वो अपनी वालिदा को इस हालत में छोड़ के जा नहीं सकते थे। फिर घर के वाहिद कफील भी थे, क्योंकि मेरे ससुर का इंतकाल हो चुका था। मेरी सास के पाँव के फ्रैक्चर ने तो जैसे मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया था। मैं जो अपना पूरा सामान पैक किए बैठी थी कि 15 दिन असद के साथ यादगार बनाऊंगी, सब जगह घूमूंगी फिरूंगी, सेल्फियाँ बनाकर अपनी दोस्तों को जेलस फील करवाऊंगी। सारा प्लान ही चौपट हो गया था। मैंने रोते हुए अपना सामान बैग से निकाला था। 2 माह सास को बिस्तर पर बैठाकर उनकी खिदमत करती रही, लेकिन दिल में मेरे अभी भी हनीमून की हसरत बाकी थी। 3 माह की अनथक खिदमत के बाद मेरी सास अब भली चुंगी हो गई थी। मैंने शौहर से दोबारा से हनीमून की फरमाइश की। मैंने सास से इजाज़त मांगी तो सास ने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि मेरी खिदमत रंग ले आई थी। वो मुझसे बहुत खुश थी। बड़ी मिन्नतें मुरादों के बाद मेरी यह ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। जब हम लोग पिंडी जाने के लिए ट्रेन में बैठे, इस कदर खुश थे जैसे मैंने पूरी कायनात को मुसख्खर कर लिया हो। पूरे ट्रेन के सफ़र में मैं अपने शौहर से यही बातें करती रही कि हम यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। मैं चाहती थी कि 15 दिन के ट्रिप को मैं खूबी एंजॉय करूँ, क्योंकि जानती थी कि इसके बाद दोबारा ऐसा मौका मुश्किल से ही मिलेगा। इस्लामाबाद में हम 2 दिन रहे थे और फैसल मस्जिद और इस्लामाबाद की मशहूर जगहों की खूब सैर सपाटे किए थे। हमारा दूसरा पड़ाव एबट आबाद था। खूबसूरत वादियों का मंजर था। वहाँ एक शिंद्रेला होटल पर हम ठहरे थे। खूबसूरत होटल और उसके बाहर का मंजर भी बेहद हुसैन था, लेकिन शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। दिसंबर की आखिरी तारीखें थीं और जनवरी की इब्तिदा होने वाली थी। सर्दी की शिद्दत के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मैं जो घूमने फिरने के प्लान बनाकर आई थी, बर्फबारी और सर्दी की शिद्दत की वजह से कमरे से बाहर भी निकलने को तैयार न थी। इस पर यह सितम के गर्म पानी की सहूलत भी जा चुकी थी, क्योंकि सुई गैस पापों में जिम चुकी थी और कुछ में शुरू से कराची में रही थी, इसलिए न तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की आदत थी, न ही इतनी सख्त सर्दी। लेकिन इस ट्रिप में जो कुछ मेरे साथ हो, नाकाबिल फरामोश बातें थी। लोगों को अपना हनीमून बेहद मोहब्बत भरी बातों और खूबसूरत मुनाजरों से आदरता होगा, लेकिन मुझ पर पड़ने वाली पेदर पे मुसीबतों ने मुझे ये ट्रिप कभी भी भूलने नहीं दिया, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो एक नाकाबिल बर्दाश्त हकीकत थी।
जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे बर्फबारी का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। दर्जा हरारत नुक्ता मुंजमद से भी कर चुका था। अब तो बर्फ इस कदर ज्यादा हो चुकी थी कि सड़कें बर्फ से बिल्कुल ढक चुकी थी। यहाँ तक कि आने जाने के रास्ते तक बंद हो चुके थे। होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। लोगों की गाड़ियाँ रास्तों में ही फंस चुकी थी। बहुत से हादसात की इत्तला हमें मिल रही थी। मेरा शौहर असद है हद परेशान था। कह रहा था कि इस बार इतनी बर्फबारी होने से सुना है कि कई साल का रिकॉर्ड टूटा है। मैं सर्दी से डबल रजाई में भी कपकपा रही थी। आतिशदान की आग भी कमरे में हिद्दत पैदा करने के लिए नाकाफी थी। असद ने कहा कि तुम कमरे में बैठो, मैं खाने पीने के लिए कुछ सामान ले आता हूँ, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 2-4 दिन बर्फबारी बहुत ज्यादा पड़ेगी। हो सकता है कि हमें खाने पीने के भी लाले पड़ जाएं। बेहतर है कि हम अपना इंतजाम कर ले। बात तो ठीक ही थी। मेरे शौहर होटल के कमरे से निकल कर चले गए। दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन सूरज न होने के बराबर ही निकला था। निकलता भी था तो बादलों की ओट में छप जाता था। मेरी इस वक्त हुआ हुई जब शाम के गहरे साए रात में बदलने लगे। बर्फबारी भी जोरों से शुरू हो चुकी थी। पहले की निस्बत आज बर्फबारी की शिद्दत ज्यादा थी। मुझे असद की फिक्र होने लगी। वो अभी तक वापस नहीं आए थे। कई घंटे गुजर चुके थे। मेरे दिल में 1000 किस्म के वसवसे आने लगे। मैंने अपने ऊपर गर्म शाल लपेटी और हिम्मत करके कमरे की खिड़की तक आई थी। भूख भी शिद्दत से लग रही थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही किया था। असद ने कहा था कि मैं होटल से कुछ ना मंगवाए, क्योंकि हर चीज 3 गुना ज्यादा कीमत पर मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की के सामने से पर्दा हटाया, सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई थी। सामने लगे दरख्त तक बर्फ से छप गए थे। बर्फबारी पिछले कई घंटों से बदस्तूर हो रही थी। अब तो मेरा दिल परेशान सा होने लगा था। जिस कदर बर्फबारी बढ़ चुकी थी, रास्ते बंद हो चुके थे। यकीनन मेरा शौहर जहाँ भी था वहाँ बुरी तरह से फंस चुका था। फोन की सर्विसेज भी नहीं आ रही थी। मैंने कई बार अपने शौहर के मोबाइल पर कॉल की थी, लेकिन मोबाइल मुसलसल बंद था। मेरी जिंदगी तो मफलूज हो कर रह गई थी। भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। खाने को भी कुछ ना था। इस पर यह सितम कि मेरा शौहर भी अभी तक नहीं आया था और न ही मेरा इससे कोई राब्ता हो रहा था। मैं बेहद परेशान थी। अभी मैं उन्हीं चीज़ों से घबरा रही थी। कभी दिल में ये ख्याल आता कि कहीं असद के साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो, क्योंकि अक्सर बर्फबारी की वजह से हादसात की खबरें मिल रही थी। कभी ये दिल में ख्याल आता कि हो सकता है कि जहां वो सामान लेने गए हों वहीं रुक गए हों, कि बर्फबारी रोकेगी तब ही निकले गए। दिल ही दिल में मैं अपने शौहर की सलामती की दुआएं मांग रही थी, और ये भी दुआ मांग रही थी कि वो जल्द अज जल्द मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं अकेली थी। मीर अदल बार बार खौफ के हलकोरे खा रहा था कि अचानक से मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक तो शदीद बर्फबारी, ऊपर से आतिशदान भी बिल्कुल बंद हो चुका था। लकड़ियां भी राख बन चुकी थी। कमरे में सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी थी। शौहर भी मेरे पास न था, और इस पर शायद बर्फबारी की शिद्दत ने बिजली को मुतासिर कर दिया था। कमरे में एकदम ही घुप अंधेरा हो चुका था। मैं कमरे की चीजों को उलटते हुए बेड तक पहुंची थी और दोबारा से रजाई में घुस गई। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब मैं रोने लगी थी और रो के दुआ मांग रही थी कि अल्लाह करे असद आ जाए। भूख के मारे मेरी जान भी निकल रही थी कि अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। इस घुप अंधेरे में कहाँ जाती? मैंने बेड पर ही जरा सी आवाज निकाल के पूछा कि कौन है? होटल का वेटर था। कहने लगा कि आपने अगर खाना खाना है तो खा ले, क्योंकि सुबह से अब
के कमरे से कोई भी खाने का ऑर्डर नहीं आया। मैंने इसे कहा कि ठीक है, मुझे 1 प्लेट खाना ला दो। कुछ ही देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खटका था। खाना आ चुका था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वेटर ट्रे में खाना लिए हुए थे। मैंने ट्रे अंदर की तो वो मुझे सर से पैरों तक देखने लगा। कहने लगा, आपके शौहर कहाँ हैं? सुबह से नजर नहीं आ रहे। इसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में मसल दिया हो। क्या वो हमारी जासूसी कर रहा था कि मेरा शौहर कमरे से कब गया है और कब वापस आता है? मैंने कहा कि वो किसी काम से गए हैं, कुछ ही देर में वापस लौट आएंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि जितनी बाहर बर्फबारी हो रही है, तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। बीबी, खाना खाओ और लंबी तान कर सो जाओ। शौहर तुम्हारा सुबह से पहले तो यहाँ आ नहीं सकता। मुझे वेटर का ये अंदाज बहुत ही बुरा लगा था। मैंने धड़ से दरवाज़ा बंद किया। बमुश्किल ही मैंने आधा ही खाना खाया था। बार बार असद के बारे में सोचकर मुझे जिस कदर डिप्रेशन हो रहा था, मुझसे खाना तक नहीं खाया जा रहा था। हालांकि मुझे भूख बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी। मोबाइल की कुछ सिग्नल आए तो मुझे असद का मैसेज मौसूल हुआ कि वो रास्ते में फंस चुका है, सुबह से पहले नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा। जैसे ही रास्ते साफ हुए तो वो जल्द मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं जितनी परेशान थी, असद का ये मैसेज मेरे अंदर जैसे जिंदगी ले आया था कि वो जहां भी है महफूज है, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल मैंने खाना खाया और फिर अपनी रज़ाई में खस गई और सोने की कोशिश करने लगी। एक तो मुझे अकेले सोने की आदत भी ना थी। पूरा कमरा खाली था और अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मोबाइल की टॉर्च लाइट थी, वो भी बैटरी ख़त्म होते ही गुल हो चुकी थी। मुझे अभी नींद आई ही थी कि मेरे कमरे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक हुई थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। रात के इस पहर कौन हो सकता था? शायद असद वापस आ चुका था। इस सोच ने तो मेरे अंदर जैसे कोई तवानाई सी भर दी थी। मैंने झट से खुद से रज़ाई हटाई, गर्म शाल लपेटी और सर्दी के मारे थर थराते कदमों से चलती हुई टूल टटोल कर कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। बिना पूछे ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने एक 12 साला बच्चा था जो बुरी तरह से सर्दी से कांप रहा था। कहने लगा, मुझे एक रात के लिए अपने कमरे में रख लो बीबी, वरना सर्दी के मारे में मर जाऊंगा। पहले तो मैंने इनकार कर दिया। मैं भला कैसे किसी लड़के को अपने कमरे में रख सकती थी? फिर असद भी कमरे में न थे। अगर वो होते तो शायद मैं ये भला कर भी देती। वो बेचारा अमीरी मिन्नत समाजत करता रहा। मैं मुसलसल इनकार करती रही। वो मीर अलिफ दरवाज़ा छोड़कर आमने सामने के जितने भी कमरे थे सबसे मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की थी। बड़ा मायूस होकर वो वहाँ से चला गया। मैं दोबारा से अपने बेड पर आकर बैठ गई, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल सा होने लगा कि वो 12 साल का बच्चा मेरा भला क्या बिगाड़ सकता था। एक रात की ही तो बात थी, बल्कि आधी रात वैसे ही बैठ चुकी थी। सिर्फ चंद घंटों की बात थी। अगर मैं इसे कमरे में रख लूं तो सोफे में पड़ा पड़ा सो जाएगा। जैसे ही सुबह होगी वो निकल जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो 12 साला छोटा बच्चा मेरे साथ ये सब कर गुजरेगा। कि मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, वो बच्चा सामने दरख्त की ओट में बैठा हुआ बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा दिल उसे देखकर तड़प कर रह गया। शायद गरीब मजदूर बच्चा था जो यहाँ फंस गया था। पहले तो मैंने इसे खिड़की से ही इशारे किए कि वो मुझे देख ले और फिर मैं इसे अपने कमरे में आने का इशारा कर दूं, लेकिन वो बच्चा अपने घुटनों पर बाजू फैलाए सिकुड़ कर बैठा, शायद सर्दी बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था।
मेरे दिल से ये ख्याल गुजरा कि अगर ये मर गया तो शायद मैं कभी खुद को मुआफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी जैकेट पहनी और खुद को जितना लपेट सकती थी लपेट कर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही होटल से बाहर गई सर्द हुआ के थप्पड़ों ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मुझे इस बच्चे को बचाना था, इसलिए मौसम की परवाह किए बगैर ही मैं होटल के बाहर खड़ी होकर इससे बच्चे को पुकारने लगी। इस वक्त बाहर बस हुआ का ही शोर था। इस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी तरफ आने का इशारा किया, वो उठकर चलता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने इसका सर्द हाथ पकड़े अपने कमरे में ले आई। मैंने कहा, तुम रात यहाँ रह सकते हो। वो ये सुनकर खुश हो गया। मेरे पास कोई भी एक सड़ा कंबल आरज़ाई नहीं थी। मैंने अपनी गर्म शाल उसे दी और कहा कि वो सोफे पर सो जाए, लेकिन वो कहने लगा कि वो आतिशदान के पास कालीन पर ही सो जाएगा। वह इससे डांसेस कम लगेगी। मैं भी मजबूर थी क्योंकि डबल रज़ाई बस मेरे बेड पर ही मौजूद थी। वो आतिशदान के पास जाकर लेट गया। मैं भी अपने बेड पर जाकर लेट गई। गर्म रज़ाई में भी मुझे डांसेस महसूस हो रही थी। फिर वो बच्चा तो इतनी सर्दी में बस एक शाल ओढ़े ही लेटा था। मैंने सोचा छोटा बच्चा ही तो है, बेड के एक कोने में सो जाएगा। मुझे इस बच्चे से क्या खौफ हो सकता है। मैंने इससे कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम बेड पर आकर एक कोने में लेट जाओ। मेरा ये कहना था कि वो फौरन से उठकर बेड पर आकर लेट गया। डबल रज़ाई में भी वो कांप रहा था। कुछ देर बाद ही इसके वजूद से कपकपी ख़त्म हुई थी। मैं भी करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी मैं गहरी नींद में गई थी कि जब इस लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की और फिर मेरे साथ मेरे दोनों हाथ पीछे को बंधे हुए थे। मुंह पर भी रुमाल बांधकर मुझे सोफे पर बैठा दिया गया था। इस वक्त मेरे कमरे में इस बच्चे के अलावा 2 मर्द और थे जो मेरे सामान की तलाशी ले रहे थे और इसमें से कीमती जेवरात और नए कपड़े निकाल कर अपने साथ लाए बोरे में डाल रहे थे। वो बच्चा एक चोर था और उसके 2 साथी और भी थे जो मिलकर चोरी करते थे। वो लड़का यहाँ का रिहायशी था, इसलिए यहाँ के मौसम का असर इस पर इतना नहीं होता था जितना कि हम जैसे दूसरे शहरों से आए लोगों को होता था। वो यूं नहीं लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद को मजलूम साबित करता था ताकि लोग इसे अपने होटल के कमरे में पनाह दीदे। रात को फिर इसके साथी भी आ जाते थे और फिर सामान चोरी करके चले जाते थे। मेरी जहेज और बुरी के सारे कीमती जोड़े वो लोग लेकर जा चुके थे। मैं रो रही थी। सुबह जब मेरा शौहर वालिस आया तो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो डर गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो मुझे बंधा देखकर वो परेशान हो गया क्योंकि मैं अब भी रस्सियों से बंधी सोफे पर बैठी रही थी। मेरे शौहर ने फौरन से मुझे रस्सियों से आज़ाद करवाया और मुझसे पूछने लगा कि ये सब किसने किया। मैंने सारी बात बताई तो मुझे ही उल्टा डांटने लगा कि मैंने क्यों पनाह दी। गलती शायद मेरी ही थी। मुझे यूं अनजान जगह पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान था जो हो चुका था। जैसे ही रास्ते साफ हुए मेरा शौहर मुझे वापस कराची ले आया और पूरे रास्ते मुझसे यही कहता रहा कि आइंदा कभी भी मुझे हनीमून पर नहीं लेकर जाएगा। घर पहुंचकर सास ने अलग ताने दिए थे कि सोने के जेवरात साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मैंने इसके बाद खुद ही हनीमून पर जाने से तौबा कर ली।